Hello, dear champions. Welcome to Super Grades. My name is Tapesh Saxena, and now in this session, we are going to solve the entire question paper of the LRDI section of CAT 2024 slot 1. तो यस कैट 2024 का स्लॉट 1 का जो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सेक्शन था, 22 क्वेश्चंस थे, उनको हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं. सो वेलकम टू सुपर ग्रेड्स वंस अगेन. माय नेम इज तपेश सक्सेना एंड यस अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. बहुत काम की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. ठीक है, तो चलो फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो सेट है वो हमें ये वाला मिला था एग्जाम में. इस सेट में हमें गिवन था कि दी चार्ट बिलो शोज द प्राइस डेटा फॉर 7 शेयर्स. राइट, ये 7 शेयर्स है ABCDEFG as a candlestick plot for a particular day. The vertical axis shows the price of the share in rupees. ठीक है, और a share whose closing price at the end of the day is more than its opening price at the start of the day is called a bullish share. Otherwise it is called a bearish share. All bullish and bearish shares are shown in green and red color respectively. तो डायरेक्शंस रियली बहुत ज्यादा सिंपल है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जितने भी ग्रीन कलर के डायग्राम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर के हमें कैंडल स्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बुलिश. रेड ग्रीन जो है वो बुलिश को रिप्रेजेंट कर रहा है. और बुलिश शेयर की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो इसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होगा. द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ बुलिश शेयर विल बी मोर देन इट्स ओपनिंग प्राइस. तो डेफिनेटली देखो, अगर यहाँ पे ग्रीन वाले को देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने इसको रीड करने का जो मेथड है वो भी बताया है कि जो ऊपर का पॉइंट है वो क्लोजिंग प्राइस है, नीचे का पॉइंट है वो ओपनिंग प्राइस है. यहाँ पर इसका डेज हाई प्राइस है और यहाँ पर इसका डेज लो प्राइस है. तो उस तरीके से हम इसके वैल्यूज रीड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी को देखेंगे तो सी का डे का हाईएस्ट प्राइस है 1400. ठीक है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 1200, ओपनिंग जो प्राइस है वो है 800 और इसका डे का लोएस्ट प्राइस भी 800 है. दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. सिमिलरली रेड वाले में भी सब कुछ सेम है, लेकिन क्योंकि ये बियरिश शेयर है, बियरिश शेयर जो होता है वो इसका उल्टा होता है, जिसका ओपनिंग प्राइस ज्यादा होगा और क्लोजिंग प्राइस कम होगा. तो ओपनिंग प्राइस ऊपर वाले पॉइंट से पता चलेगा क्योंकि वो बड़ा है, और क्लोजिंग प्राइस नीचे वाले पॉइंट से पता चलेगा क्योंकि वो छोटा है. बाकी डे का हाई प्राइस, डे का लो प्राइस जैसा वहां था वैसा ही यहाँ पर भी रहेगा. तो ये हमें 7 डायग्राम्स गिवन है और जैसा मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग हमको इनके वैल्यूज रीड करना है. रीड करने के बाद हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक. इन क्वेश्चंस को हमें फटाफट सॉल्व कर लेना है. ठीक है, एक बार सारे वैल्यूज रीड हो जाएंगे तो उसके बाद तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना रियली बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज इस डायग्राम में से रीड करके टेबल में डाल दिए गए हैं, है ना. एग्जाम में भी यही करना होता है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि क्वेश्चन में लगभग सारी ही इंफॉर्मेशन का यूज होगा. ठीक है, अगर आप पूरे 4 क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हर वैल्यू हमें इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय यूज करनी ही पड़ेगी. तो बेटर है कि फिर हम सारे वैल्यूज को रीड करके उनको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि हमें बार बार डायग्राम में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो अगर एक बार ये टेबल बन गई, हमें पता है कि ए बी ई और एफ जो है वो बियरिश शेयर हैं, जिनका ओपनिंग प्राइस बड़ा है, क्लोजिंग प्राइस छोटा है, और बाकी के तीनों जो है वो बुलिश शेयर हैं, जिनका ओपनिंग प्राइस छोटा है और क्लोजिंग प्राइस बड़ा है. उसके बाद हाई और लो प्राइस भी पता कर लो कि डे का हाईएस्ट प्राइस और डे का लोएस्ट प्राइस क्या था. देन अब उसके बाद देखोगे क्वेश्चन नंबर 1, तो डेली शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी. तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन हो रही है, शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी इज डिफाइंड एज डेज हाई प्राइस, मतलब ये वाला कॉलम देखना है. ठीक है, माइनस डेज लोएस्ट प्राइस, तो ये वाला कॉलम देखना है, डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी एवरेज है उससे डिवाइड करना है. तो विच शेयर अमंग द शेयर्स ए सी डी एंड एफ हैड द हाईएस्ट एसपीपी ऑन दैट डे. राइट, तो जिस भी दिन का ये डायग्राम दिया है उस दिन
हाईएस्ट एसपीबी किसका था। तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद डी है, उसके बाद एफ है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये पता है कि न्यूमरेटर में हमें हाई प्राइस और लो प्राइस का डिफरेंस देखना है। तो अगर ए के लिए देखेंगे तो ये डिफरेंस हमें कितना दिखाई दे रहा है, 1200। उसके बाद सी के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो ये डिफरेंस हमें दिख रहा है 14 और 8, राइट। तो 8 प्लस 6 14, तो मतलब 600। सिमिलरली डी के लिए ये डिफरेंस हमें दिख रहा है 1200 और 300, मतलब ये हो जाएगा 900। और उसके बाद एफ के लिए डिफरेंस हमें कितना दिख रहा है, तो 2000 और 1200, मतलब ये हो जाएगा 800। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, तो डिनोमिनेटर में चाहिए इन दोनों का एवरेज। तो ए के लिए एवरेज निकालोगे, 22 और 18 का सम होता है 40, 40 को आधा किया तो 20, मतलब इसका एवरेज 2000 आएगा। सॉल्व किया तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 12/20 4 से कैंसिल करोगे तो 3/5, 3/5 का मतलब होता है 0.6, ठीक। सी के लिए अगर हम एवरेज प्राइस देखेंगे तो 12 प्लस 8 इज 20, 20 को हाफ किया तो 10, तो यहाँ पर एवरेज प्राइस आएगा 1000। और ये भी 6/10 है, मतलब 3/5, तो 0.6। ये दोनों तो इक्वल है, और अगर हमसे हाईएस्ट पूछा है तो हमेशा एक यूनिक आंसर होता है। इसका मतलब ए और सी तो आंसर नहीं है। जो दो इक्वल वैल्यूज होंगे उनमें से तो फिर आप बता ही नहीं पाओगे कि हाईएस्ट क्या है। तो या तो ये हाईएस्ट होगा या फिर ये हाईएस्ट होगा। कैलकुलेट करते हैं आगे। इन दोनों का एवरेज क्या होगा, 500 और 1000 का, तो डेफिनेटली 750 हो जाएगा। ठीक है, 500 प्लस 1000, 1500, आधा किया तो 750। जीरो से जीरो कैंसिल, 90/75, 15 से कैंसिल करोगे तो 6/5, मतलब ये आ जाएगा 1.2, काफी बड़ा दिख रहा है। उसके बाद एफ, एफ में अगर हम देखेंगे तो 18 और 16 का एवरेज कितना होगा, 17। तो ये तो मेरे ख्याल से काफी छोटा है, 8/17, ठीक है। 0.5 से भी छोटा आएगा तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हाईएस्ट एसपीबी है, शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी, वो दिख रही है डी के लिए। तो आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हमको ये पता चल गया कि इन पांचों की जो, इन चारों की जो शेयर प्राइस वेरिएबिलिटी है वो 0.6, 0.6, 1.2 और 0.5 से थोड़ी सी कम है। ठीक है, डिवाइड करके देखोगे तो 17 4 जा 68, तो ये करीब करीब 0.47 आएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है, सेम फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हमें ये पता है कि ए के लिए वैल्यू आई है 0.6, डी के लिए वैल्यू आई है 0.6, उसके बाद सॉरी, डी के लिए नहीं, सी के लिए वैल्यू आई है 0.6, डी के लिए आई है 1.2, और एफ के लिए हमें ये जो वैल्यू है ये दिखाई दी है 0.47। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी शेयर्स हैड एन एसपीवी ग्रेटर देन 0.5 ऑन दैट डे। तो इसमें से तीन तो दिख ही रहे हैं कि तीन का तो डेफिनेटली है। बाकी का भी कैलकुलेट कर लो। तो सबसे पहले 2000 और 1400 का डिफरेंस होगा 600, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। और फिर इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 20 और 17 होता है 37, 37 को हमने हाफ किया तो 18.5, मतलब ये होगा 1850। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये 0.5 से बड़ा होगा। तो ये 185 है, ये 60 है, 60 185 के हाफ से छोटा होता है, मतलब ये डेफिनेटली 0.5 से छोटा आएगा। और छोटा आएगा तो ये तो हमारे आंसर में है नहीं। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी नहीं है क्योंकि ये 0.5 से छोटा है। अब ई को देख लो तो 1400 और 1100 का डिफरेंस हो जाएगा 300। इन दोनों का एवरेज निकाला तो 11 और 13 24, तो एवरेज आएगा 1200। ये भी बहुत छोटा आएगा, 0.5 से छोटा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद जी देखेंगे तो 1900 और 1000 का डिफरेंस हो जाएगा 900। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का जो एवरेज होगा 12 और 17 29, 29 का आधा होगा 14.5, तो 1450 ये दिखाई देगा। देखो ये 145, ये 90, 90 145 के हाफ से ज्यादा होता है, मींस इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0.5, तो ये वैल्यू इंक्लूडेड है। तो हमें पता है कि ए के लिए 0.5 से बड़ा है एसपीबी, सी के लिए भी है, डी के लिए भी है, एंड डेफिनेटली जी के लिए भी है।
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा 4। फॉर 4 शेयर्स द एसपीवी वाज ग्रेटर देन 0.5 ऑन दैट पर्टिकुलर डे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, डेली लॉस फॉर अ शेयर इज डिफाइंड। तो अब देखो डेली लॉस जो है वो ओपनिंग प्राइस माइनस क्लोजिंग प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और डिवाइड कर देंगे ओपनिंग प्राइस से, इसे हम बोलते हैं डेली लॉस। विच अमंग द शेयर्स ए बी एफ जी हैड द हाईएस्ट डेली लॉस ऑन दैट डे। ठीक है, तो किसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ था? तो हमें देखो सबसे पहली बात तो ये पता चल रही है कि जहां पे ओपनिंग प्राइस कम है और क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है तो वहां पे तो प्रॉफिट हुआ है। मतलब जब आप इस फॉर्मूले से लॉस कैलकुलेट करोगे तो वो माइनस में आएगा, और माइनस में लॉस होता है इसका मतलब वो तो प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे तो लॉस हुआ ही नहीं है, तो डेफिनेटली जी तो आंसर नहीं है। बाकी तीनों केसेस में लॉस हुआ है क्योंकि ओपनिंग प्राइस हमें बड़ा दिख रहा है और क्लोजिंग प्राइस थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करके देखें कि ए के लिए लॉस कितना होगा, तो डेफिनेटली ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, 22 में से 18 माइनस करोगे तो 400 डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस, सो दैट इज 2200। तो यहाँ पे 4/22 मतलब 2/11 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें ए तो नहीं, ए के बाद बी भी है ना, तो बी के लिए अगर हम देखें तो इन दोनों का डिफरेंस है 300, 300 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हो जाएगा 3/20। और उसके बाद जी तो होगा नहीं, और कौन है? एफ। तो एफ के लिए कैलकुलेट करते हैं, एफ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 18, 16। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ये हो जाएगा 200 के बराबर, और ओपनिंग प्राइस जो है वो 1800 होगा। तो इसको सॉल्व किया तो 2/18 मतलब 1/9। अब हमें ये समझना है कि ये लॉस जो है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है, मतलब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 2/11, देखो 1/11 होता है 0.09, तो 2/11 देखोगे तो 0.18 आएगा। 3/20 जो है ये तो बहुत छोटा होना चाहिए, 0.15 आएगा। और 1/9 जो है ये 0.11 होता है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, मतलब ए मस्ट बी दी करेक्ट आंसर। ए का डेली लॉस सबसे ज्यादा है। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज वेल्थ गेन फॉर अ ट्रेडर हु बॉट इक्वल नंबर्स ऑफ ऑल बुलिश शेयर्स। ठीक है, तो ये है हमारे बुलिश शेयर सी डी और जी। अगर उसने इन सारे बुलिश शेयर्स के इक्वल नंबर्स खरीदे तो ओपनिंग प्राइस पर खरीदेगा एंड डे के हाई प्राइस पर उसे बेच देगा, तो उसका टोटल परसेंटेज गेन कितना होने वाला है। तो अगर उसने इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे हैं, सो वी जस्ट एज्यूम कि उसने सी का एक शेयर खरीद लिया, डी का भी ओनली 1 शेयर और जी का भी ओनली 1 शेयर। तो उसके बाद यहाँ पे उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें ये पता चलेगा कि उसको कॉस्ट कितनी बियर करनी पड़ेगी। एक एक यूनिट तीनों शेयर की खरीदना है, तो 8 + 5 + 12, तो 13 + 12 मतलब 2500। और जब वो इसको बेचेगा तो सेल उसको कितनी मिल जाएगी, मतलब सेल करते समय उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो 1400, 1200 और 1900 मतलब 4 + 2 6, 6 + 9, 6 + 9 दैट इज 15। कैरी आएगा 1 1 1 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4500। मतलब 2500 का इन्वेस्टमेंट, 4500 का रिटर्न, विच मीन्स कि 2000 रुपीज का प्रॉफिट। और 2000 रुपीज का प्रॉफिट ओवर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500, तो उसके प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, गेन का परसेंटेज। तो 2000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100 एंड दैट विल बी 80%। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशंस है। तो 80% विल बी हिज ओवरऑल गेन परसेंटेज, है ना। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमारा आंसर भी 4 आया था, हमारा आंसर बी था, हमारा आंसर 80% था। ऑल 4 आर करेक्ट। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड सेट था, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड, बहुत टफ नहीं था लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर हम देखें तो 6 वेब सर्फर्स एम एन ओ पी एक्स एंड वाई ईच हैड 30 स्टार्स विच दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 ब्लॉगर्स ए बी सी एंड डी।
The number of stars received by A and B from the 6 web surfers is shown in the figure below. ठीक है, अब देखो ये जो वेब सर्फर्स हैं, M है, N है, O है, P है, X है और Y है, इनमें से हर पर्सन के पास 30 स्टार्स हैं। और ये जो 30 स्टार्स हैं ये इन्होंने ब्लॉगर्स को दिए हैं, ए को, बी को, सी को और डी को। तो एम ने अपने पूरे 30 स्टार्स इन चारों में किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सिमिलरली एन, सिमिलरली ओ, तो हर सर्फर ने अपने पूरे 30 स्टार्स इन चारों ब्लॉगर्स के बीच में किसी पर्टिकुलर मेथड से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक, अब ये जो डायग्राम है इसमें हमें बताया जा रहा है कि द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय ए एंड बी फ्रॉम द 6 वेब सर्फर्स। तो जैसे यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहला वाला डायग्राम है ये ए का है। तो जो एम है उसने ए को 10 स्टार्स दिए हैं, एन ने ए को 25 स्टार्स दिए हैं। सिमिलरली यहाँ पे तो सब 0 0 है, ना ए को कुछ मिला ना बी को, यहाँ पर भी बी को कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद पी ने ए को दिए हैं 5 स्टार्स और पी ने बी को दिए हैं 25 स्टार्स। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ए और बी को कुछ नहीं मिला। यहाँ पर y ने a को दिए हैं 10 स्टार्स और b को दिए हैं 20 स्टार्स। ये हमें इससे यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही। और फिर कुछ हमारे पास क्लूज भी हैं। तो सबसे पहले तो ये जो डायग्राम की इंफॉर्मेशन है इसको हम एक टेबल में लिख लेते हैं और फिर इन क्लूज को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या पता चलेगा। एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस। आप चाहो तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस को पहले एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद हमने पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख दिया टेबल में। एम ने ए को 10 स्टार्स दिए हैं, एन ने 25, पी ने 5, वाई ने 5 और उसके अलावा तो सब 0 दिख रहा है तो यहाँ पे सब जगह 0 आ जाएगा। सिमिलरली बी को पी ने दिए हैं 25, वाई ने दिए हैं 20, बाकी जगह पर कुछ दिख नहीं रहा तो इट हैज टू बी 0। अभी मेरे ख्याल से 0 को कंफर्म करने का तरीका भी हमें मिलेगा, आगे दिया हुआ है क्लूज में। The following additional facts are known regarding the number of stars received by the bloggers from the surfers. The number of stars received by the bloggers from the surfers were all multiples of 5. तो जो भी स्टार सर्फर्स ने ब्लॉगर्स को दिए हैं वो सब 5 के मल्टीपल हैं, 0 भी इंक्लूडेड है। तो 0 हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे नंबर्स होंगे। अदर देन एनी नंबर अदर देन मल्टीपल ऑफ 5 इज नॉट अलाउड, राइट। तो मतलब इस पूरे टेबल में 0 और मल्टीपल ऑफ 5 ही दिखाई देंगे। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय द ब्लॉगर्स वर द सेम। तो इन चारों ब्लॉगर्स को जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स मिले हैं वो सेम है। तो अब यहाँ से एक लॉजिक बनता है। लॉजिक क्या है कि अगर हर सर्फर ने 30 स्टार्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो 6 सर्फर्स हैं तो 30 + 30 मतलब 6 टाइम्स। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल कितने स्टार्स अवेलेबल हैं, 180। और चारों ब्लॉगर्स को सेम नंबर ऑफ स्टार्स मिले हैं तो 180 के 4 इक्वल पार्ट्स कर दो तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। उसके बाद अब अगर ध्यान से देखो तो 10, 25, 5 और 5 का सम 45 है तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे 0 0 होगा। सिमिलरली 25 और 20 का सम भी 45 है तो यहाँ पर भी 4 0 आएंगे। तो ये तो श्योर हो गया। अब उसके बाद कुछ क्लूज और हैं। क्या क्लूज हैं कि ईच ब्लॉगर रिसीव द डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स फ्रॉम एम। तो एम से हर ब्लॉगर को डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स मिले। तो एम ने ए को दिए हैं 10, बी को दिए हैं 0, मतलब अब ये किसी और को 10 और 0 नहीं दे सकता। लेकिन टोटल 30 है तो 30 में से 10 माइनस किया तो बचा 20। तो 20 को हमें दो 5 के मल्टीपल में डिवाइड करना है लेकिन 10 और 0 नहीं लेना। तो फिर एक ही तरीका है, 5 और 15। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर या तो 5 होगा या फिर 15 होगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए और अदरवाइज यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक है। तो या तो 5 और 15 या फिर 15 और 5। उसके बाद नेक्स्ट क्लू अगर हम पढ़ते हैं तो 2 सर्फर्स गेव ऑल देयर स्टार्स टू अ सिंगल ब्लॉगर। कोई 2 सर्फर ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे स्टार्स एक ही ब्लॉगर को दिए हैं तो वो एम नहीं हो सकता, एम ने तो कम से कम 3 लोगों को दिए हैं। उसके बाद एन भी नहीं हो सकता क्योंकि एन के यहाँ 25 है, किसी और को तो और 5 देने ही पड़ेंगे। उसके बाद ओ जो है उसका हो सकता है, यस ये पॉसिबल है, इसने अभी तक ए और बी को कुछ नहीं दिया है तो हो सकता है इसने पूरे 30 स्टार्स किसी एक पर्सन को दिए हों।
P नहीं हो सकता क्योंकि इसका 5 और 25 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। Y नहीं हो सकता, 5 और 20 हो चुका है तो ये भी कैंसिल। तो इसका मतलब O और X ने अपने सारे के सारे स्टार्स किसी एक को ही दिए हैं। अब ऑब्वियसली C और D ही तो बच रहे हैं, तो या तो O ने अपने सारे स्टार्स C को दिए होंगे, राइट, और या फिर उसने अपने सारे स्टार्स डी को दिए होंगे। अगर यहाँ 30 आएगा तो यहाँ 0 आएगा, और या फिर यहाँ 0 हो सकता है और यहाँ पे 30 हो सकता है। सिमिलरली अगर ये 30 होगा, है ना, तो दूसरा 30 तो नहीं आ सकता, तो इन दैट केस यहाँ नीचे 0 आएगा। और अगर यहाँ 0 होगा तो यहाँ 30, सॉरी इसमें नहीं, और किसने दिए हैं, पूरे एक्स ने, तो यहाँ पर या तो 0 होगा या 30, और उल्टा कर दो तो यहाँ पे 30 या 0। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों 30 एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, तो अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 0, यहाँ 0 है तो यहाँ 30, सिमिलरली 0 30 30 0, राइट। उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि D रिसीव्ड मोर स्टार्स देन C फ्रॉम Y, तो Y से D को ज्यादा स्टार मिले हैं C के कंपैरिजन में। तो देखो 30 में से 5 और 20 मतलब 25 स्टार्स तो Y ऑलरेडी A और B को दे चुका है, मतलब बचे सिर्फ 5 है। और 5 में 5 के मल्टीपल्स के साथ एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा 0 और 5। तो अगर डी को ज्यादा मिले हैं सी को कम, तो सी को 0 मिला है और डी को 5। ठीक, अब उसके बाद सोचो कि क्या हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक 30 जरूर होगा, ये 5 है, तो 30 और 5 मिला के कितना हो गया 35, चाहिए टोटल 45। तो अब यहाँ 15 तो हो ही नहीं सकता, तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 5 ही होगा, क्योंकि 15 से तो ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। और 35 प्लस 5 मतलब 40 हुआ, टोटल 45 चाहिए, तो यहाँ पर जो स्टार्स रह गए वो इसी को मिलने वाले हैं, इसको नहीं मिलेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे डेफिनेटली 15 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरे ख्याल से बाकी जगहों पर तो हमें 0 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 और 25 का सम वैसे भी 30 हो चुका है। सो दैट्स इट, पूरा टेबल फिल हो गया। केवल दो चीजें नहीं समझ में आ रही कि ओ ने अपने सारे स्टार्स किसको दिए, सी को या डी को, और एक्स ने अपने सारे स्टार्स किसको दिए, सी को और डी को। ठीक है, तो वो केसेस बन सकते हैं, बाकी सब सॉर्टेड है। तो अब अगर हम क्वेश्चन देखें कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी, तो डी को भी और बाकी हर ब्लॉगर को 45 स्टार्स ही मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम वाई, तो वाई से डी को कितने स्टार्स मिले हैं, तो 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सर्फर्स डिस्ट्रीब्यूटेड देयर स्टार्स अमंग एग्जैक्टली 2 ब्लॉगर्स। ठीक है, तो ऐसे सर्फर जिन्होंने सिर्फ 2 ही ब्लॉगर को दिए हैं, तो उसमें एम तो नहीं है, इसके तो 3 पार्ट हो गए, एन है, इसके 2 ही पार्ट है, ओ भी नहीं है, इसने सिर्फ एक ही को ही दिया है, पी है, इसके भी 2 पार्ट है, एक्स ने सिर्फ एक को ही दिया है, वाई ने 3 लोगों को दिया है, तो ऐसे सिर्फ 2 ही सल्फर है, एन और पी, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड विथ सर्टेनिटी द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम एम। ठीक है, सी को एम से कितने स्टार मिले हैं, तो ये तो हमें सर्टेनिटी के साथ मतलब श्योरिटी के साथ पता है, तो ये तो पता चल रहा है। द नंबर ऑफ स्टार्स रिसीव्ड बाय डी फ्रॉम ओ, तो डी को ओ से कितने स्टार मिले ये नहीं पता चल रहा, यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, 30 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है, तो ओनली वन मींस आंसर ऑप्शन ए। चलो चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर करेक्ट है, तो चेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 45 आ गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 5 आ गया, थर्ड का आंसर 2 आ गया, फोर्थ का आंसर ओनली ए आ गया, ओनली 1 आ गया, सो दैट इज 100% करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू सॉल्व दी सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 9 to 13 काफी डिफिकल्ट सेट था। आई थिंक एग्जाम टाइम में तो शायद अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, किसी ने किया भी होगा तो काफी टाइम लगा होगा। The game of Quiet is played between two teams. 6 teams numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 play in a quiet tournament. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि क्वाइट का एक गेम जो होता है वो 2 ही टीम खेलती, मतलब इन अ पर्टिकुलर गेम ओनली 2 टीम्स कैन बी इन्वॉल्व, जबकि पार्टिसिपेशन 6 टीम्स का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। दीज टीम्स आर डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 ग्रुप्स, तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं,
लेट्स से कि एक ग्रुप 1 होगा और एक ग्रुप 2 होगा और टीम्स को हमने इक्वली डिवाइड किया है। मतलब अगर 6 टीम्स हैं तो ग्रुप 1 में भी 3 टीम्स हैं और ग्रुप 2 में भी 3 टीम्स हैं। देन दे आर सेइंग कि इन द टूर्नामेंट ईच टीम प्लेस एवरी अदर टीम इन द सेम ग्रुप ओनली वंस। तो जो इस ग्रुप में टीम्स होंगी उन सबका आपस में एक एक मैच होगा। सिमिलरली इस ग्रुप में जो टीम्स होंगी उनका भी आपस में एक ही एक मैच होगा, राइट। लेकिन एंड ईच टीम इन द अदर ग्रुप एग्जैक्टली ट्वाइस, लेकिन यहाँ की हर टीम के साथ दो दो मैच होने वाले हैं। ऑलमोस्ट आईपीएल जैसा स्ट्रक्चर है, आईपीएल में भी अभी यही हो रहा है। द टूर्नामेंट हैज सेवरल राउंड्स ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू गेम्स। तो हर राउंड में कुछ कुछ गेम्स होते जा रहे हैं और टूर्नामेंट में बहुत सारे राउंड्स हैं। एवरी टीम प्लेज एग्जैक्टली वन इन ईच राउंड। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमें ये पता है कि हर टीम हर राउंड में सिर्फ एक ही मैच खेलेगी, तो एक राउंड में कितने मैच हो पाएंगे? ऑब्वियसली 6 टीम्स है, राइट। हर मैच में दो दो होंगे और हर टीम का सिर्फ एक ही मैच होना चाहिए, तो मतलब दो टीम का एक मैच, फिर दो टीम का एक मैच, फिर दो टीम का एक मैच। मतलब इन टोटल हर राउंड में 3 ही मैच हो पाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और क्लूज भी दिए हैं। इन क्लूज को आप रीड कर सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हो। फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन में आंसर ऑप्शंस है, बाकी 4 में तो आंसर ऑप्शंस है ही नहीं। तो चलिए अब अगर हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ मैचेस समझने पड़ेंगे कि हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर। उसी से हमें नंबर ऑफ राउंड्स भी समझ में आएंगे। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, है ना। चल, हमें पता तो है नहीं ग्रुप 1 में कौन सी टीम है, ग्रुप 2 में कौन सी टीम है। तो लेट्स से ग्रुप 1 में जो टीम्स हैं उनके नाम है ए बी सी और यहाँ पर जो टीम्स हैं उनके नाम है डी ई एफ, राइट। तो पहली चीज कि ग्रुप 1 के तीनों टीम्स एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेंगे। तो एक मैच हो जाएगा ए बी, एक मैच हो जाएगा ए सी और एक बी सी। सिमिलरली यहाँ पे डी ई, डी एफ और एफ ई, राइट। तो इसका मतलब 3 मैच ग्रुप 1 के होंगे, 3 मैच ग्रुप 2 के होंगे। तो यहाँ पे हमें 3 + 3 6 मैचेस तो मिल गए। फिर उन्होंने बोला है कि एक ग्रुप की टीम दूसरे ग्रुप की टीम के साथ दो दो मैच खेलेगी। तो ए को डी के साथ दो मैच खेलना है, फिर ई के साथ, फिर एफ के साथ। तो ये कितने हो गए? 6। सिमिलरली 6 मैचेस बी के भी होंगे एंड सिमिलरली 6 मैचेस सी के भी होंगे, राइट। तो ए के 6 मैच, बी के 6 मैच, सी के 6 मैच और ऑब्वियसली उस केस में डी ई और एफ के तो सबके साथ दो दो मैच हो ही जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी 18 मैच और होंगे। मतलब ऑल टुगेदर 18 + 6 24 मैचेस हैं। हमें ये पता है कि हर राउंड में 3 ही मैचेस खेले जा सकते हैं, क्योंकि हर राउंड में हर टीम सिर्फ एक ही मैच खेलेगी। तो 6 टीम्स हैं, 3 ही मैच हो पाएंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? तो 24/3 मतलब 8 राउंड्स होने वाले हैं। तो क्या हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मिले? तो सबसे पहले हाउ मेनी राउंड्स वर देयर इन दी टूर्नामेंट, तो हम ये बोलेंगे कि इसका आंसर तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर तो नहीं पता चल रहा कुछ भी। बाकी क्वेश्चन के आंसर्स अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब चलते हैं क्लूज को समझते हैं एंड देन वी जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि ग्रुप 1 में कौन है, ग्रुप 2 में कौन है, कौन से राउंड में कौन से मैचेस हुए हैं। वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग, राइट। देखो उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ईच टीम प्लेड अगेंस्ट अ टीम फ्रॉम द अदर ग्रुप इन राउंड 8। ठीक है, तो राउंड 8 में एक स्पेशल चीज ये है, राउंड 8 में एक स्पेशल चीज ये है कि यहाँ पर जो भी टीम खेलेगी वो दूसरे ग्रुप के साथ ही खेलेगी। सेम ग्रुप की टीम के बीच में मैचेस नहीं हो सकते राउंड 8 में। ठीक है, उसके बाद इन राउंड 4 एंड राउंड 7 द मैचअप्स दैट इज द पेयर ऑफ टीम्स प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर वर आइडेंटिकल। तो 4 और 7 में मैचअप जो है वो आइडेंटिकल है। तो चलो यहाँ पे एक स्टार लगा देते हैं। 4 और 7 में जो 3 मैच यहाँ पर होंगे वही यहाँ पर होंगे, मतलब टीमें सेम होंगी, टीम्स विल रिमेन सेम। उसके बाद नेक्स्ट वो ये बोलते हैं कि इन राउंड 5 एंड राउंड 8 इन दी दी मैचअप्स वर आइडेंटिकल। तो 5 और 8 में भी ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, चलो हैश लगा देते हैं। तो 5 और 8 में भी सेम थिंग।
अब देखो 8 में उन्होंने बोला था कि जो टीम्स खेल रहे हैं वो अलग अलग ग्रुप के टीम हैं, तो डेफिनेटली 5 में भी वही होगा क्योंकि 5 और 8 का जो मैचअप्स हैं वो तो सेम है, सेम ओपोनेंट्स के बीच में मैचेस होने वाले। तो अब अगर हम ये देखते हैं नेक्स्ट क्लू, तो टीम 4 प्लेड टीम 6 इन बोथ राउंड 1 एंड राउंड 2। तो 4 और 6 इनके बीच में एक मैच राउंड 1 में भी हुआ है, एक मैच राउंड 2 में भी हुआ है, मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ दो मैच खेले, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप में हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि जो हमारी टीम 6 है वो ग्रुप 1 में है, तो टीम 4 ग्रुप 2 में होगी। ठीक है, होना ही चाहिए क्योंकि दोनों के बीच में दो मैच हुए हैं। उसके बाद टीम 1 प्लेड टीम 5 ओनली वंस एंड दैट वाज इन राउंड 2। तो यहाँ पे 1 और 5 का एक मैच हुआ है और 1 और 5 ने एक ही मैच खेला है, मतलब 1 और 5 अलग अलग ग्रुप में हैं। तो इसको याद रख सकते हैं कि टीम 1 और टीम 5 अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए। उसके बाद नहीं, अलग नहीं, इनका सिर्फ एक ही मैच हुआ है, मतलब ये सेम ग्रुप में होने चाहिए। ठीक है, सेम ग्रुप में होने चाहिए, या तो यहाँ पे 1-5 आएगा, यहाँ पे 1-5 आएगा, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक ही मैच हुआ है। ठीक, उसके बाद वो ये बोल रहे हैं कि टीम 3 प्लेड टीम 4 इन राउंड 3। राउंड 3 में 3 और 4 का एक मैच हुआ है। टीम 1 प्लेड टीम 6 इन राउंड 6। राउंड 6 में 1 और 6 का एक मैच हुआ है। उसके बाद इन राउंड 8 टीम 3 प्लेड टीम 6, तो यहाँ पे 3 और 6 का एक मैच हुआ है। वाइल टीम 2 प्लेड टीम 5। अब देखो, उन्होंने सबसे पहले ये तो बोल ही दिया था कि राउंड 8 में जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें सेम ग्रुप के प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेल ही नहीं रहे, मतलब 3 और 6 का ग्रुप अलग अलग है। तो अगर 6 यहाँ पर है तो 3 यहाँ होगा। फिर हमें यह भी पता है कि 1 और 5 का ग्रुप एक ही है, तो अब यहाँ पे तो दो जगह बची ही नहीं है, मतलब पहले ग्रुप में 1 और 5 भी होना चाहिए और यहाँ पर 2। राइट, तो ये तो हमें इमीडिएटली पता चल गया। अच्छा, हर टीम ने हर राउंड में एक एक मैच खेला है, तो यहाँ पे 3 और 6 का मैच हो गया, 2 और 5 का मैच हो गया, तो बचा कौन, 1 और 4। और सेम टू सेम यही मैचेस 5 में भी होंगे, तो यहाँ पे भी 3-6, यहाँ पे 2-5, यहाँ पे 1-4। राइट, उसके बाद ये 4-6 है, ये 1-5 है, तो यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा 2-3। ठीक, ये सेम हो गया, है ना। अच्छा, अब देखते हैं कि मैचेस होंगे कौन कौन से। ठीक है, हमें पता है एक ग्रुप में एक ही मैच होगा, तो एक मैच 1 का 6 के साथ होगा, 1 का 5 के साथ होगा। उसके बाद 5 और 6 का भी एक मैच होगा। उसके बाद अगर हम देखें 4-3-2, तो 2 का मैच 3 के साथ, 2 का मैच 4 के साथ और 3 का मैच 4 के साथ। ये 6 मैच हो जाएंगे जिसमें एक ही ग्रुप की टीम एक दूसरे के साथ खेल रही है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 को इन सबके साथ दो दो बार खेलना है, मतलब 6 का मैच 2 के बाद 2 के साथ भी दो बार, 3 के साथ भी दो बार और 4 के साथ भी दो बार, तो 4-6 भी होगा। ये दो दो मैच हो गए। ठीक है, ये दो, ये दो और ये दो। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 का भी इन सब के साथ दो दो मैच होंगे, तो 1 का 2 के साथ दो मैच। ठीक है, 1 के 3 के साथ दो मैच, 1 के 4 के साथ दो मैच, तो ये हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो 5 के भी दो दो मैच होंगे, तो 2 के साथ 5 के दो मैच, 3 के साथ 5 के दो मैच और 4 के साथ भी 5 के दो मैच। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि हमें टेबल में कौन कौन से मैचेस पता चल चुके हैं, तो उनको हम कैंसिल करते जाते हैं, जिससे कि हमें बाकी की चीजें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो 4 और 6 के दोनों मैचेस की जगह हमें मिल चुकी है। 1 और 5 का भी एक मैच जो है वो हमें मिल चुका है सेकेंड राउंड में। 2 और 3 का भी एक मैच हमें आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम। 3 और 4 का मैच भी आइडेंटिफाई हो चुका है। उसके बाद 3-6 का मैच आइडेंटिफाई हो गया। 2 और 5 का मैच आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद 1 और 4 का मैच आइडेंटिफाई हो गया। एंड देन इफ आई सी तो 1 और 6 भी आइडेंटिफाई हो चुका है, 1 और 6 यहाँ पर है। एंड देन इफ आई सी तो 3 और 6 भी आइडेंटिफाई हो गया, एक और मैच 2-5 और 1-4 है ना, तो 2-5 भी हो गया और उसके बाद 1-4 भी हो गया, है ना। अब उन्होंने हमसे ये कहा है कि जो हमारा राउंड नंबर 4 है और राउंड नंबर 7 है, इनके मैचअप सेम है। राइट, मतलब दोनों दोनों मैच सेम सेम होने चाहिए। तो ये तो हमें अभी पता करना पड़ेगा।
देखो यहाँ पर ये दो मैच बचे हैं, यहाँ पे दो मैच, यहाँ पे दो मैच, यहाँ पे दो मैच, तो इनमें से कोई 3 और 3 का ग्रुप यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग और लगाते हैं कि और क्या हो सकता है। 3 और 4 का मैच जो है वो हो चुका है। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला था कि ओके, सो दीज आर द क्लूज दैट वी हैव, और अब हमें यहाँ पर सारी चीजों को समझना है। ठीक, देख लेते हैं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। हम्म, ठीक है, देखो अगर आप लॉजिकली समझो तो ये तो साथ में पॉसिबल है ही नहीं। मतलब अगर मैं किसी राउंड में 1 2 ले रहा हूं तो 1 3 तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब अगर हम 7th राउंड की बात करें तो उसमें अगर हमने 1 2 1 2 लिया तो 1 3 1 3 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक, सिमिलरली इन दोनों में से भी कोई एक, क्योंकि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये वाले ग्रुप को हम 4 और 7 में रखते हैं, 1 2 1 2 के मैच, तो 2 6 और 1 3 ना तो यहाँ आ पाएगा ना यहाँ पे, तो फिर इनका मैचअप सेम हो ही नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली ये 1 2 तो नहीं होना चाहिए। हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पर भी एक मैच 2 6 होगा, यहाँ पर भी एक मैच 2 6 होगा, उसके बाद यहाँ एक मैच 1 3 होगा, यहाँ पर एक मैच 1 3 होगा, उसके बाद यहाँ एक मैच 4 5 होगा, और यहाँ पर भी एक मैच 4 5 का हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, है ना। उसके बाद अब हम बाकी के जो राउंड्स हैं उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमें पता चल गया 2 6 1 3 और 4 5 ये हो गए कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास 1 2 बचा है, 3 5 बचा है। 1 2 के दो मैच, 3 5 के दो मैच, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 5 6 बचा है और 2 4 बचा है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे 2 4 का मैच, तो क्या 2 4 का मैच यहाँ हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी खेल रहा है, यहाँ पे भी 4 ऑलरेडी खेल रहा है। तो 2 4 का मैच सिर्फ इधर ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 4। और जैसे ही 2 4 पता चलेगा तो 1 6 2 4 मतलब यहाँ पे 3 5 का एक मैच हो जाएगा, तो ये वाला मैच भी यहाँ पर कंडक्ट कर सकते हैं। अब 3 5 का मैच इधर नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी खेल रहा है, तो 3 5 का मैच यहाँ होगा, मतलब 1 और 2 का एक मैच यहाँ हो जाएगा, तो 1 और 2 का एक मैच हो गया। 3 और 5 का भी एक मैच यहाँ पर और हो गया। तो अब हमारे पास जो मैचेस बचे हैं 1 2 और 5 6, तो वो यहाँ पॉसिबल है। 1 2 और 5 6, देखो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा। तो ये पूरा टेबल जो है वो फिल हो गया। और अब अगर ये पूरा टेबल फिल हो गया तो एक बार इसे मैच कर लेते हैं। 4 6 3 5 1 2, 4 6 3 5 1 2, वेरी गुड। 4 6 1 5 2 3, यस सही है। 3 4 5 6 1 2, तो 3 4 5 6 1 2, यस, एवरीथिंग इज 100% करेक्ट। 1 3 4 5 2 6 1 3 4 5 2 6 एकदम सही है। तो हमने जो टेबल बनाया वो एकदम सही टेबल बन गया है। हमने ग्रुप्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि अब आपको समझ में आ गया कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। और जैसा हमें पता ही है कि अब टेबल बन गया है, तो उसके बाद तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, फटाफट क्वेश्चन के आंसर्स दे चुके हैं, दे सकते हैं। ये वाला आंसर निकाल लिया था। व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीम दैट प्लेड टीम 1 इन राउंड 5? तो राउंड 5 में टीम 1 के साथ कौन खेल रहा है? तो राउंड 5 में टीम 1 के साथ खेल रहा है 4, तो इसका आंसर 4 हो गया। Which team among the teams number 2 3 4 and 5 was not part of the same group? तो हमें पता है 2 3 4 का सेम ग्रुप है, 5 अलग ग्रुप में है, तो 5 इज द आंसर। What is the number of the team that played team 1 in round 7? तो राउंड 7 में 1 के अगेंस्ट कौन है? तो 1 के अगेंस्ट 3 है, तो इसका आंसर 3 आ गया। What is the number of the team that played team 6 in round 3? तो राउंड 3 में 6 के साथ कौन है? तो 6 के साथ 5 है, तो इसका मतलब ये भी आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ वी कुड हैव सॉल्व दिस सेट, राइट। डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था, बट आई एम श्योर कि नाउ आपको पता है कि किस तरीके के सेट एग्जाम में करने चाहिए और किस तरीके के सेट एग्जाम में नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम नेक्स्ट सेट देखेंगे तो नेक्स्ट सेट जो है ये वेन डायग्राम या सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। दी चार्ट बिलो प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट है ना, मतलब इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कंट्रीज विजिटेड बाय धीरज,
समंथा एंड नितेश इन एशिया, यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है। दी फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। तो देखो सबसे पहले तो चार्ट को समझ लो। चार्ट को समझोगे तो धीरज ने एशिया में 2 और 4 के बीच में मतलब 3 कंट्रीज हैं उनको विजिट किया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरज ने यूरोप में 7 कंट्रीज को विजिट किया है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 1 कंट्री को विजिट किया है। उसके बाद सिमिलरली समंथा देखेंगे तो एशिया तो दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये 0 है। समंथा ने यूरोप में 9 कंट्रीज विजिट की हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 4। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये 1 है, उसके बाद ये कितना है 6 और ये कितना हो गया 12। राइट, तो एज वी ऑलवेज डू कि सबसे पहले तो इन वैल्यूज को हम टेबल में लिख लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू डू दी अदर थिंग्स। उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये तो हमारा टेबल बन गया। अब हमें समझना है कि कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो 2 लोगों ने विजिट किए हैं, कितने कंट्रीज ऐसे हैं जो 3 लोगों ने विजिट किए हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने हमसे ये बोला कि दी चार्ट बिलो प्रोवाइड्स कंप्लीट। हाँ ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमें डायग्राम्स बनाना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन्होंने विजिट किए हैं, धीरज ने, समंथा ने एंड नितेश ने, उसमें धीरज के 11 सिटीज हैं, उसके बाद समंथा के 13 सिटीज हैं और उसमें नितेश के 19 सिटीज हैं। तो इसमें कितना कॉमन है, कितने सिटीज ऐसे हैं जो तीनों ने विजिट किए हैं, कितने सिटीज ऐसे हैं जो कोई 2 लोगों ने ही विजिट किए हैं, कितने सिटीज ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक एक ने विजिट किया है। उसके बाद इसी तरीके का चार्ट हमें एशिया में बनाना है। एशिया में हम ये जानते हैं कि धीरज ने 3 सिटीज विजिट किए हैं, समंथा ने 0 और उसके बाद जो नितेश है उसने सिर्फ एक ही सिटी यहाँ पे विजिट किया है। देन यूरोप में अगर हम देखें तो यूरोप में धीरज ने कितने सिटीज विजिट किए हैं, तो धीरज ने विजिट किए हैं 7। उसके बाद समंथा ने कितने सिटीज विजिट किए हैं, तो समंथा ने विजिट किए हैं 9 और नितेश ने कितने सिटी विजिट किए हैं, तो नितेश ने किए हैं 6। राइट, तो ये हो गया हमारा यूरोप। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हमें ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे धीरज ने 1, उसके बाद समंथा जो है उसने किए हैं 4 और यहाँ पर जो नितेश है उसने किए हैं 12। ठीक, अब पढ़ते हैं क्लूज और इन डायग्राम्स को भरने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला 32 कंट्रीज वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। राइट, मतलब इस पूरे डायग्राम में 32 कंट्रीज होने चाहिए। कुछ सिर्फ धीरज ने विजिट किए होंगे, कुछ सिर्फ समंता ने, कुछ सिर्फ नितेश ने, कुछ 2-2 लोगों ने किए होंगे और कुछ हो सकता है तीनों ने भी विजिट किया हो। फिर उन्होंने बोला यूएसए इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय ऑल 3 ऑफ देम, है ना। तो ये सिर्फ अकेली कंट्री है, ओनली कंट्री। तो इसका मतलब ऐसी कंट्री जो तीनों ने विजिट की है तो सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 1 आ गया। और वो कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है तो यहाँ भी 1 आ गया। अब धीरज ने देखो एक ही कंट्री तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में विजिट की है तो वो यूएस ही होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। धीरज ने फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कुछ और विजिट नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं चाइना इन एशिया। एशिया में चाइना है इज द ओनली कंट्री दैट वाज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड नीतीश बट नॉट समंथा। राइट, तो एक चाइना जो है वो एक अकेली कंट्री है जो धीरज और नितेश दोनों ने ट्रैवल की है। मतलब एक सिंगल कंट्री है जो धीरज और नितेश ने ट्रैवल की है और समंथा ने उसे विजिट नहीं किया है। और वो कंट्री कहाँ पर है, एशिया में। तो एशिया के डायग्राम में भी ये इंफॉर्मेशन हमें डालनी पड़ेगी। एशिया में एक कंट्री ऐसी है जो धीरज और नितेश दोनों ने विजिट की है, समंथा ने विजिट नहीं की है। उसके बाद फ्रांस इन यूरोप, यूरोप जो है वो फ्रांस में है, इज द ओनली कंट्री आउटसाइड एशिया विच वॉज विजिटेड बाय बोथ धीरज एंड समंथा। तो यूरोप में फ्रांस है, राइट, और वो एशिया के बाहर अकेली कंट्री है जिसे धीरज और समंथा दोनों ने ट्रैवल किया है और उसे नितेश ने ट्रैवल नहीं किया। लेकिन हमें ये पता है कि धीरज और समंथा जो है वो साथ में तो कोई और कंट्री विजिट कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ये पता है कि एशिया में तो ये वाली वैल्यू 0 है,
एशिया में समंथा ने कोई कंट्री विजिट की ही नहीं है। ठीक है, तो आउटसाइड एशिया ही होना चाहिए था और आउटसाइड एशिया में एक है, मतलब एशिया में तो वैसे भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वन ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। हमसे कोई पूछेगा धीरज और समंथा ने ऐसे कितने सिटीज विजिट किए हैं जो नितेश ने नहीं किए, तो यहाँ पे लिखा है ना कि एशिया के बाहर ऐसी एक ही सिटी है और एशिया में ऐसी कोई हो नहीं सकती क्योंकि एशिया में समंथा कभी गई ही नहीं है, उसने कुछ भी विजिट नहीं किया। उसके बाद फिर अगर हम ये देखें कि हाफ ऑफ दी कंट्रीज, चलो सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझ लें। अगर ये 11 है तो ये 1113 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर ए लेते हो, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो आपको ये पता चलेगा कि ए और बी का जो सम है 13 में से ये 2 माइनस करो तो 11 आना चाहिए। यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो बी और सी का जो सम है वो हो जाएगा 19 में से 2 माइनस किया, सो दैट हैज टू बी 17। मतलब दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो a प्लस सी प्लस 2b जो है वो हो जाएगा 28। लेकिन हमें पता है कि इस पूरे डायग्राम में 32 कंट्रीज हैं और अगर इसमें 32 कंट्रीज हैं तो यहाँ तो 11 हो गए, विच मीन्स कि ए बी और सी का जो सम है वो 32 माइनस ये वाले 11 माइनस कर दो तो ये आना चाहिए 21। साथ में सॉल्व करोगे तो ए सी कैंसिल होगा, 2b में से b माइनस हो जाएगा, 28 में से 21, तो b मस्ट बी 7, तो यहाँ पे डेफिनेटली 7 आएगा। 7 प्लस 4 होता है तो यहाँ पे 11 हो गया, 7 प्लस 10 होता है तो यहाँ पे 10 आ गया, राइट। अब हमको ये पता है कि सामंता और नितेश ने टोटल 1 प्लस 7 8 कंट्रीज विजिट किए हैं। तो अब लास्ट वाला स्टेटमेंट काम में आएगा कि हाफ ऑफ द कंट्रीज विजिटेड बाय बोथ सामंता एंड नितेश आर इन यूरोप। ठीक है, तो इन्होंने साथ में विजिट किए हैं या ऐसी कंट्रीज जो दोनों ने विजिट किए हैं वो है 8 और इसमें से आधे मतलब 4 जो है वो यूरोप में है। तो यूरोप में है तो यहाँ पर इन दोनों का सम 4 होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने साथ में सिर्फ एक ही कंट्री विजिट की है तीनों ने और वो यूएस है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो 0 आने वाला है, यहाँ पर भी 0 आने वाला है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर इसका सम 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9 हो गया, ये 7 है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखो धीरज और नितेश ने सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री विजिट की है जो समंथा ने नहीं की, तो यहाँ पर वो आ चुकी है एशिया में, तो इसका मतलब ऐसी कोई कंट्री यूरोप में तो है नहीं, तो यहाँ भी 0 आ गया, तो ये 7 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इन दी सेम वे ये 0 है तो यहाँ पे तो सब जगह 0 हो गया, 0 0 1 तो यहाँ पे भी 0, ये 3 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद ये एक डायग्राम और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसको कैसे देखेंगे, तो हमें ये पता है कि जो समंता है उसने अकेले ने 4 कंट्रीज विजिट किए हैं और वो पूरा 4 यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, 0। 4 में से 1 इधर है तो ये 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 9, 1 प्लस 3 4, 12 में से 4 माइनस कर दो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। सो दैट्स इट, ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम, चारों डायग्राम तैयार हो गए। अब हमसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, वी आर ऑल सेट, राइट, ऑल रेडी टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। अब हम डेफिनेटली इसे आंसर कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी क्या होगा कैसे होगा, है ना। तो अब अगर हम इसमें क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस किस टाइप के थे या क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना। ओके ओके, ठीक है ना। तो अब अगर हम देखें कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, तो दीज आर दी क्वेश्चंस, ध्यान से देखेंगे तो पहला है हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया वर विजिटेड बाय एटलीस्ट वन ऑफ धीरज समंता एंड नितेश। तो एशिया में ऐसे कितने कंट्रीज हैं जो कम से कम किसी एक ने विजिट किए हैं, तो हमें दिख रहा है 2 और 1 3, तो इसका आंसर डेफिनेटली 3 हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड ओनली बाय नितेश, तो यूरोप में ऐसे कितने कंट्रीज हैं जो सिर्फ नितेश ने विजिट किए हैं, तो यूरोप में ओनली नितेश, तो दैट इज 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी कंट्रीज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर विजिटेड बाय बोथ नितेश एंड समंथा, तो नितेश और समंथा ने ROW में कितने कंट्रीज विजिट किए हैं,
तो ROW में नितेश और समंथा दोनों ने ये 4 हैं, लेकिन क्या ओनली नितेश समंथा है या ओनली नहीं लिखा है? ओनली तो नहीं लिखा, मतलब 4 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज इन यूरोप वर विजिटेड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम? ठीक है, तो यूरोप में ऐसे कंट्रीज कितने हैं जो किसी एक ने ही विजिट किए हैं? तो ये 6 + 4 10, 10 + 2 is 12, तो इसका आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट, दैट इज 12। तो आंसर ऑप्शन ए। सो दैट्स इट, ये सेट भी हमारा सॉल्व हो गया है ना। चलो फिर अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा लास्ट सेट जो है ये देखने में थोड़ा सा बड़ा था, बट उतना डिफिकल्ट था नहीं, बहुत इजी इंफॉर्मेशन है, हालांकि पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। Two students, Amya and Ramya, are the only candidates in an election for the position of class representative. Students will vote based on the intensity level of Amya's and Ramya's campaign and the type of campaigns they run. Each campaign is said to have a level of 1 if it is a style campaign and a level of 2 if it is a vigorous campaign, right? तो पूरे जोश जुनून के साथ अगर कैंपेन किया जाएगा तो उसका लेवल 2 है, और अगर थोड़ा सा ठंडा सा कैंपेन होगा तो उसका जो लेवल है वो 1 है, राइट। एंड यस, स्टूडेंट्स जो है वो वोट करेंगे बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी लेवल के हिसाब से। स्टाइड होगा तो कम लोग वोट करेंगे, और अगर विगरस होगा तो ज्यादा लोग वोट करेंगे, कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, टाइप ऑफ कैंपेन पे भी स्टूडेंट्स रिएक्ट करेंगे। कैसे? तो वो आगे दिया है। कैंपेन्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, दे कैन आइदर फोकस ऑन इश्यूज और ऑन अटैकिंग दी अदर कैंडिडेट। तो कैंपेन्स 2 ही टाइप के हो सकते हैं, कि या तो आप इश्यूज पे फोकस करो और या फिर अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करो। तो इस टाइप के अकॉर्डिंग भी वोटर्स रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे वो हमें आगे गिवन है। इफ अमिया एंड रम्या बोथ रन कैंपेन्स फोकसिंग ऑन इश्यूज, देन अगर दोनों इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं तो क्या होगा? The percentage of students in the election will be 20 times the sum of the levels of the campaigning of the 2 students. For example, if Amya and Ramya both run vigorous campaign, then 20 into, देखो vigorous campaign में दोनों का level 2 होगा, तो दोनों के level को ऐड करो, 2 + 2 4, और 4 का 20 टाइम्स, इतने परसेंट स्टूडेंट्स जो है वो वोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसी चीज को टेबल में डाल लेते हैं। टेबल में डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, राइट? ठीक है, हमें ये पता चलेगा कि अगर दोनों का कैंपेन स्टाइड है, बोरिंग है, ठंडा है, तो 1 और 1 का सम कितना होगा? 2, और 2 का 20 टाइम्स किया तो 40% वोटर्स ही मिलेंगे। अगर एक का स्टाइड है, एक का विगरस है, तो 1 + 2 होगा 3, 3 का 20 टाइम्स, 60% वोटर्स वोट करने आ जाएंगे, और यहाँ पर 80% वोटर्स वोट करने आ जाएंगे। तो ये जो पहली चीज है ये तो हमें इमीडिएटली समझ में आनी चाहिए कि जो उनके कैंपेन की एनर्जी है उससे वो कितने परसेंट वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये हमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि अमंग वोटिंग स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेवल्स ऑफ देयर कैंपेन्स। ठीक है, तो जो लेवल है कैंपेन का लेवल, अगर स्टाइड है तो 1 और अगर विगरस है तो 2, उस लेवल के साथ द परसेंटेज ऑफ वोट्स फॉर ईच कैंडिडेट उसके साथ प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर अमिया का लेवल 1 है और रम्या का लेवल 2 है, तो उनके पास जो भी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होंगे वो भी 1:2 के रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। 1:2 का रेशो मतलब 1 और 2 का सम होता है 3, तो टोटल वोटर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसमें से एक पार्ट अमिया के पास आएगा और 2 पार्ट जाएंगे रम्या के पास, क्योंकि उसका विगरस कैंपेन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी डिवाइड करने की कोशिश करें तो कैसे डिवाइड होंगे? हमको ये पता चलेगा कि अगर उन्होंने दोनों ने फोकस किया इश्यूज के ऊपर, तो ये जो 40% है ना, 40% जो वोटर्स आएंगे वो इनके लेवल के रेशो में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे लेवल है 1:1, 1:1 के रेशो में मतलब 20% वोटर्स अमिया को वोट करेंगे, 20% रम्या को। सिमिलरली अगर 1:2 का रेशो है तो 60 को डिवाइड कर दो तो 20%, 40%।
यहाँ पे 2:1 का रेशियो है तो 40% 20%, ठीक है। और यहाँ पे 2:2 मतलब 1:1 का रेशियो है तो दोनों को इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स वोट करेंगे, ठीक है। यही मतलब हुआ इसका कि लेवल के हिसाब से जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे उसी रेशियो में, है ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। उसके बाद उन्होंने बोला कि the above mentioned percentages changes as follows if at least one of them runs a campaign attacking their opponent। तो अगर उनमें से कोई भी जो है वो अपने ओपोनेंट को अटैक कर रहा है तो फिर ये जो ऊपर हमने कैलकुलेशन किया है ये चेंज होगा, ठीक है। कौन सा कैलकुलेशन? दी एबव मेंशन्ड परसेंटेजेस, ठीक है। तो जो हमने परसेंटेजेस अभी कैलकुलेट कर लिए हैं इस टेबल में ये वाले, ये अफेक्टेड होंगे जब कोई अटैक करेगा। तो पहला केस ये है कि अमिया अटैक करता है लेकिन रम्या जो है वो अपने कैंपेन को इश्यूज के ऊपर ही फोकस्ड रखता है। सो देन व्हाट विल हैपन? इफ Amya runs a campaign attacking Ramya and Ramya runs a campaign focusing on issues, then 10% of the students who would have otherwise voted for Ramya will vote for Ramya, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो अम्या को जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें से 10% रम्या की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो 20% का 10% होता है 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 22%। इसका भी 10% 2, तो यहाँ पे 42%। इसका भी 10% होगा 4, तो यहाँ 24%। और इसका 10% तो यहाँ पे 44%। और क्या होगा? तो इसके अलावा एक कंडीशन और दी है, right? And another 10% who would have otherwise voted for Amya will not vote at all। मतलब 10% वोटर्स अमिया के और कम हो जाएंगे, विच मीन्स यहाँ से 10% तो इधर शिफ्ट हो गया, 10% भाग जाएगा, वो वोट ही नहीं करेगा क्योंकि उसे अमिया को ही वोट करना था। अब अमिया का कैंपेन जो है वो अटैक के ऊपर बेस्ड हो गया तो वो वोट करेगा ही नहीं। तो यहाँ से 2% और चला जाएगा तो 16%, ठीक है। 10% इधर गया, 10% गायब हो गया तो 20% हटा दो, तो यहाँ से 20 का 20% 4 होता है तो ये भी 16%। 40 का 20% होता है 8, तो ये हो जाएगा 32% और ये भी हो जाएगा 32%। तो ये पहला केस, अमिया अटैक कर रहा है और रम्या जो है वो इश्यूज के ऊपर फोकस कर रहा है। उसके बाद दूसरा केस, इफ रम्या रन्स अ कैंपेन अटैकिंग अमिया एंड अमिया रन्स अ कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यूज, then 20% of the students who would have otherwise voted for Ramya will vote for Ramya, and another 5% would have otherwise voted for Ramya will not vote at all। तो अब अगर उल्टा हुआ कि अमिया ने फोकस किया इश्यूज पे और रम्या ने अटैक, तो रम्या के 20% वोटर्स यहाँ से अमिया के लिए शिफ्ट हो जाएंगे और 5% भाग जाएंगे, मतलब टोटल 25% का लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25% 5 होगा तो मतलब यहाँ 15% वोटर बचेंगे। यहाँ का 20% 25% 10 होगा तो 30%, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 30। और जो 25% कम होंगे उसमें से 20% जो है वो ऊपर अमिया में शिफ्ट हो जाएंगे। तो 20 का 20% होता है 4, तो इसको फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24%। उसके बाद 40 का 20% होता है 8, तो ये हो जाएगा 28%। 20 का 20% होता है 4, तो ये हो जाएगा 44%। और 40 का 20% होता है 8, तो ये हो जाएगा 48%, ठीक है। और बाकी जो है वो चले जाएंगे छोड़कर, 5% वोटर का तो लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब अगर दोनों एक दूसरे को अटैक करें तो क्या होगा? If both run campaigns attacking each other, then 10% of the students who would have voted otherwise voted for them, right, had they run campaigns focusing on issues will not vote at all। मतलब दोनों के 10-10% वोटर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से 10-10% माइनस कर दो, तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, ठीक है, यहाँ पे 36, यहाँ पे 36। उसके बाद उधर से भी 10% कम होंगे तो 18, ठीक है, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 36। तो इस तरीके से हमारा ये दो चारों सारी कंडीशन के लिए टेबल तैयार हो गए। अब बस इसी टेबल को देखना है और क्वेश्चन के आंसर्स दे देना है ना। तो आई एम श्योर कि हमने टेबल में एकदम राइट वैल्यूज पुट किए हैं, ठीक है। चलो लेट मी चेक, यस बिल्कुल सही है, सब कुछ एकदम बढ़िया है।
तो वी कैन से फॉर श्योर कि अब इन्हीं टेबल्स को देख के हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि बोथ ऑफ देम रन टाइट कैंपेन्स अटैकिंग द अदर देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल वोट इन द इलेक्शन। तो दोनों का कैंपेन टाइड है, मतलब पहला वाला कॉलम, और दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, मतलब ये लास्ट वाला केस। तो सिर्फ 18 + 18 36% स्टूडेंट्स वोट करेंगे। आंसर ऑप्शन बी। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु विल वोट इन द इलेक्शन? मिनिमम क्या होगा? तो मेरे ख्याल से ये मिनिमम भी है, इससे छोटा तो हमें कहीं दिख भी नहीं रहा, राइट। जैसे इन दोनों का सम लोगे तो ये भी 39 है, और छोटे छोटे वैल्यूज किधर हैं? मेरे ख्याल से ये दोनों वैल्यूज छोटे हैं, तो इनका सम भी 38 है। तो बाकी किसी भी और केस में 36% से बड़ी वैल्यू ही है, छोटी तो है नहीं। सो दिस इज द मिनिमम परसेंटेज, तो दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर अगेन। उसके बाद इफ अमिया रन्स अ कैंपेन फोकसिंग ऑन इश्यूज, ठीक है। तो अगर अमिया फोकस करता है इश्यूज पे, तो मतलब ये वाला केस हो सकता है या फिर ये वाला केस हो सकता है। सो इन दैट केस देन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट शी कैन गेट? तो अमिया को फिर मैक्सिमम कितना परसेंट मिल सकता है? तो यहाँ पर हर जगह देखोगे तो अमिया का मैक्सिमम होगा 48%, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर 48%। इफ रम्या रन्स अ कैंपेन अटैकिंग अमिया, ठीक है, रम्या जो है वो अटैक करेगा अमिया के ऊपर। तो रम्या ने अटैक किया है, रम्या अटैक करता है, ये वाली सिचुएशन है और या फिर ये वाली सिचुएशन है। तो इन दोनों में देखना है कि क्या होगा आंसर। देन व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट दैट शी इज गारंटीड टू गेट? तब भी रम्या को मिनिमम कितना मिल जाएगा? तो इन सबको ध्यान से देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू है 15, मतलब अटैक करने के बाद भी कम से कम 15% वोट्स तो जरूर मिल जाएंगे। What is the maximum possible voting margin with which one of the candidates can win? तो मैक्सिमम पॉसिबल मतलब डिफरेंस देखना है। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 0 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 0। उसके बाद ये 6 है, ये 16 या 26 है, ये है हमारा 8%, यहाँ पर है 12%, और इसी तरीके से देखते जाओगे तो आई थिंक यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा 44 और 15 में। यहाँ पर गैप है 29% का। तो 29% इज द मैक्सिमम मार्जिन बाय विच अ कैंडिडेट कैन विन अगेंस्ट हिज और हर अपोनेंट, राइट। सो दैट्स इट, ये हमारे पूरे 22 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जम के मेहनत कीजिए, और इस सीरीज को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। कैट 2024 के जो बाकी के स्लॉट्स हुए हैं, स्लॉट 2 स्लॉट 3, उनके पेपर भी सॉल्व करेंगे, और बाकी के ईयर्स के पेपर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए।